हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने कक्षा 10 और 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है, वो भी चैप्टर वाइज। यानी जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदी, कक्षा 10 का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश मैथ है, एसएसटी है दोस्तों, कॉमर्स है, साइंस है दोस्तों, उन सभी की मैंने एक सीरीज चला रखी है जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से बन सकते हैं। जिस बच्चे ने पूरी साल तक यानी कुछ नहीं पढ़ा, जैसे अगर आपने यानी अब नवंबर चल रहा है, नवंबर का भी लास्ट होने वाला है दोस्तों, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो दोस्तों आप इन चैप्टरों को कवर करके अपना यानी इन चैप्टरों को देखकर इन वीडियो को देखकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होंगे, मैं पिछले 5 साल के जो प्रीवियस पेपर हैं उन सभी को लेकर आऊँगा एनसीईआरटी आने से पहले। दोस्तों मैं उन सभी को आपको भी करवाऊंगा जो 5 साल पहले पेपर हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी क्लास है यानी क्लास टेंथ साइंस की क्लास है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो दोस्तों साइंस के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। और दोस्तों आज जो हम बात करते हैं वो करते हैं धातु और अधातु से रिलेटेड जो चैप्टर है, यानी जो इसमें चैप्टर है कक्षा 10 की साइंस में धातु और अधातु चैप्टर है दोस्तों। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों धातु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और बोर्ड परीक्षा 2023 में 101% पक्का आएंगे दोस्तों। ये वे क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी जो बोर्ड परीक्षा हर बार यानी ज़्यादातर इन क्वेश्चनों को पूछते हुए दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और दोस्तों बाकी हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, कॉमर्स का, मैथ का, आर्ट के दोस्तों मैं सबका जो लिंक है उस प्ले लिस्ट है दोस्तों, मैं उसकी प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धातु और अधातु बोर्ड परीक्षा 2023 में 101%, यानी बहुत ज़्यादा चांस है कि बोर्ड परीक्षा 2023 में छपे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों खनिज किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। दोस्तों प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक, यानी दोस्तों प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। तो खनिज की ना कहना है, यानी दोस्तों जैसे ही आपने किसी चीज़ को इसमें क्या करा, प्रकृति में धातु, आप यानी ज़मीन से धातु निकालते हैं, कोयला निकालते हैं दोस्तों, जो भी निकालते हैं यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, यानी जैसे ही रूप में हमें पाए जाते हैं, यानी जैसे हमने कोई चीज़ है, ये एक तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी का मतलब यानी धरती है दोस्तों, और हमने इससे क्या निकाला दोस्तों, हमने इससे लोहा निकाला, मानिए लोहा निकाला। तो दोस्तों आपको एकदम निकालने के बाद शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं हो सकता दोस्तों, उसमें बहुत सारी मट्टी हो सकती है, बहुत सारी मट्टी में मिला हो सकता है दोस्तों, उसमें बहुत सारी और अशुद्धियाँ हो सकती हैं। तो लेकिन जो हमें मिट्टी से डायरेक्ट प्राप्त हो, यानी प्रकृति में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं दोस्तों। 2014, 2016 और 2019 और 2021, 2014, 2016, 2019 और 2021 में यानी अलग अलग साइट में क्वेश्चन पूछा गया, कई साइटों में पूछा गया था कि प्राकृतिक में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जैसे ही हमने अगर किसी चीज़ को अगर हमने किसी चीज़ को खोदा और उसमें से जैसे ही वो निकलेगा, अगर कोई भी पदार्थ निकला या कोई भी धातु निकली, तो दोस्तों क्या कहलाएगी, वो दोस्तों खनिज कहलाएगी। क्या दोस्तों, वो खनिज कहलाएगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अयस्क किसे कहते हैं। जिस खनिज से शुद्ध धातु सफलतापूर्वक तथा कम खर्च में व्यावहारिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाता है। क्या दोस्तों, अयस्क कहलाते हैं। अब अयस्क समझे कैसे, आपने प्रकृति से यानी जो भी खोदा अयस्क हो गया, लेकिन जब अयस्क से हम उसे शुद्ध करके प्राप्त कर लेते हैं, यानी अगर हमने लोहा खरीदा है, लोहा निकाला है दोस्तों, लेकिन जब हम उसे बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे, यानी उसे सफा कर लेंगे, उसे पानी से धो देंगे दोस्तों, और जो उसमें पकाकर यानी जो भी अशुद्धियाँ सब निकाल देंगे, और जो हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, उसे अयस्क कहेंगे। यानी अगर हमें कोई चीज़ एकदम प्रकृति से बिल्कुल मिल रही है, उसे दोस्तों उसे क्या कहेंगे, उसे खनिज कहेंगे। लेकिन अगर हम उस चीज़ को सफा कर लेते हैं तो दोस्तों क्या कहलाती है दोस्तों, वो अयस्क कहलाती है। क्या कहलाती है, अयस्क कहलाती है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यानी मैट्रिक्स तथा या अधात्री। मैट्रिक्स या अधात्री किसे कहते हैं। अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू, चूना तथा पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं। यानी अभी बताया था ना, अयस्क में प्राय मिट्टी, बालू तथा चूना, पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं, उन्हें अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं। इसे ही गैंग भी कहते हैं।
तो दोस्तों 2010, 2012, 15, 17 और 19 में पूछा गया है। यानी दोस्तों मैंने बताया था अगर हम खनिज, किसी चीज़ से हमने खनिज निकाला, दोस्तों खनिज में बहुत सारी अशुद्धियाँ होंगी और उन अशुद्धियों को क्या कहेंगे, उन अशुद्धियों को मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। मिट्टी होगी, बालू होगी, चूना होगा, पत्थर होगा आदि अशुद्धियों के रूप में मिले होते हैं, इन्हें अधात्री अथवा मैट्रिक्स कहते हैं और इसे गैंग भी कहते हैं। तो दोस्तों यानी अगर कोई चीज़ हमें प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त होती है उसे खनिज कहते हैं, उसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती है उसे मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। और दोस्तों जो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अयस्क कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। दोस्तों 2010, 2012, 2017, 2019 और दोस्तों ये वाला 2011, 2015, 2017 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे भी निशान लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है और दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि जिस धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। यानी जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। वो कह रहे हैं दोस्तों जो जिंक धातु होगी उसके सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण, यानी जो जिंक सल्फाइड है जो उसका अयस्क है दोस्तों, उससे धातु का निष्कर्षण यानी धातु को निकालने का रासायनिक समीकरण, यानी उससे धातु कैसे निकालते हैं उसका समीकरण देते हुए उसका वर्णन भी कीजिए। दोस्तों 2019, 2020 और 2021 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपकी बार भी चांस है कि आपकी बार भी ये पूछा जा सकता है। मैं बात करता हूँ सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जो सबसे पहले सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। और दोस्तों गर्म करना क्या कहलाता है दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसे वो दोस्तों भर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो भर्जन कहलाएगा। यानी जैसे हमने करा जिंक सल्फाइड को, दोस्तों हमने जिंक सल्फाइड को क्या करा दोस्तों, जिंक सल्फाइड को हमने गर्म करा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो किस पे, ताप पर। यानी अगर हम किसी चीज़ को गर्म करें तो दोस्तों उसे ताप तो देना पड़ेगा, ताप की उपस्थिति में गर्म करा तो दोस्तों जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 हमें प्राप्त होगा। क्या दोस्तों, SO2 हमें प्राप्त होगा। दोस्तों इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त उपाचायक का उपयोग करके जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने ZNO, दोस्तों हमें ZNO मिल गया, उसके बाद में हमने इसकी कार्बन से क्रिया कराई और कार्बन से क्रिया कराने में हमें जिंक और प्लस कोबाल्ट, जिंक और हमें क्या मिला दोस्तों, CO मिल गया, यानी कोबाल्ट हमें मिल गया, जिंक और कोबाल्ट मिल गया। एक बार और समझिए, सर्वप्रथम जिंक धातु के सल्फाइड अयस्कों के जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। यानी जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और उस समय दोस्तों जिंक ऑक्साइड मिलेगा और SO2 यानी सल्फर यानी SO2 मिल जाएगी, सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगी। उसके बाद में जो जिंक ऑक्साइड मिला दोस्तों उसे कार्बन के साथ क्रिया कराकर हमें जिंक अलग मिल जाएगा। दोस्तों CO का मतलब दोस्तों कोबाल्ट अलग मिल जाएगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अगले पेज पर कह रहा है कि निम्नलिखित, दोस्तों अगले पेज पर कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों 2014, 2016, 17, 19, 20, 2014, 16, 17, 19, 20। यानी पूछा कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है दोस्तों, निष्स्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यानी आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है, निष्स्थापन तथा भर्जन में क्या अंतर है। दोस्तों जो खनिज होंगे वे प्राकृतिक पदार्थ जो जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं। धातुओं के यौगिक का मतलब दोस्तों जिसमें धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं, यानी वे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातुओं का यौगिक पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। नहीं जैसे आपने किसी चीज़ को धरती से खोज के निकाला, उसमें धातुओं के जो गुण पाए जाएंगे, धातुओं के यौगिक जो पाएंगे जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज पदार्थ, वे खनिज जिसमें किसी धातु को लाभप्रद ढंग से सफलतापूर्वक कम खर्च पर निष्कासित किया जा सकता है। दोस्तों भी क्या कह रहा, ये कह रहा है अगर हम किसी चीज़ को, अगर हमें निष्कासित का मतलब यानी अगर हमें खनिज पृथ्वी से प्राप्त हुआ और उसे हम बढ़िया तरीके से सफा करके जो उसमें अशुद्धियों से दूर करके जो हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अयस्क कहते हैं। अब बात करते हैं भर्जन। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
तो भर्जन क्या है दोस्तों? भर्जन वो है जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, किसकी? वायु की उपस्थिति में उसके पिघलने के ताप से नीचे, यानी इतना गर्म नहीं कर सकते जिससे वो पिघल जाए, या इतना गर्म नहीं, पिघलने के ताप से नीचे गर्म करके, यानी गर्म करना लेकिन इतना गर्म नहीं करना जो उबल जाए, करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी किसे? उसे ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब निस्थापन क्या है दोस्तों? निस्थापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं, यानी निस्थापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदल देते हैं। निस्थापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में क्या करते थे? ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। किसमें दोस्तों? ऑक्साइड में बदल देते हैं। निस्थापन को वायु की अनुपस्थिति में क्रिया कर, यानी गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों आपको अगर दिख रहा होगा कि ब्लास्ट कॉपर किसे कहते हैं? क्या दोस्तों ब्लास्ट कॉपर किसे कहते हैं? ब्लास्ट कॉपर किसे कहते हैं? दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिए, या आप दोस्तों मैं जो इनका PDF है व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल है उस पर भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों कह रहा है ब्लास्ट कॉपर किसे कहते हैं? 2015, 17, 19, 21। दोस्तों गलित कॉपर को जब ठंडा करते हैं तो उससे गैस निकलती है, यानी जब हमने जो गलने वाला कॉपर जब उसे ठंडा करेंगे तो दोस्तों उसमें से गैस निकलती रहती है, जिससे उसकी सतह कुछ स्थानों पर ऊपर उठ जाती है, अतः सतह पर फफीले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको ब्लास्ट कॉपर कहते हैं। एक बार समझिए, यानी गलित कॉपर को जब हम ठंडा करते हैं तो उससे गैस निकलती है, जिससे उसकी सतह के कुछ स्थानों पर ऊपर उठ जाती है, यानी उसकी जैसे हमने उसे गर्म करा उससे गैस निकल रही, तो दोस्तों गैस निकलने को स्थान तो चाहिए, जिस स्थान से गैस निकलती है दोस्तों वो स्थान ऊपर उठ जाता है, अतः सतह पर फफीले उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों यानी अगर आप मान लीजिए जैसे आपके पास कोई ये एक वो है, और दोस्तों हमने एक गैस एक जगह को हिस्सा, 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 इन सब में दोस्तों गैस निकल ली है। तो दोस्तों जैसे इसमें गैस ऊपर को होकर निकलेगी तो दोस्तों ये आपको एक अजीब ढंग से निकल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा छल्ला या छन्नी जिसमें आप आटा वगैरह छानते हैं, अगर लोहे की देखते होंगे तो दोस्तों उसमें ऊपर को यानी नोक सी ऊपर को उड़ जाती है। तो दोस्तों ये वही कह रहा है फफीले उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको ब्लास्ट कॉपर कहते हैं। यानी अगर आपने किसी कॉपर को गर्म करा और गर्म करने के बाद दोस्तों उसमें से गैस निकलेगी, और जब गैस निकलेगी तो दोस्तों गैस निकलने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही गैस को निकलने के लिए जगह अपनी जगह बनाती है तो दोस्तों उसमें एक फफूले से पड़ जाते हैं, जिसे हम ब्लास्ट कॉपर कहते हैं। क्या दोस्तों? उसे ब्लास्ट कॉपर कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखे 2016, 17, 18। 2016, 17, 18 कॉपर के प्रमुख 2 अयस्कों के नाम। दोस्तों कॉपर पाइराइट हो गया, CuFeS2 हो गया, और दोस्तों कैल्कोसाइट यानी जिसे हम कॉपर गिलास भी बोलते हैं, Cu2S, कॉपर Cu2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2, कैल्कोसाइट दोस्तों कॉपर ग्लांस हो गया Cu2S क्या होता है दोस्तों? कैल्कोसाइट होता है, जिसे कॉपर ग्लांस भी कहते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। यानी एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम और रासायनिक सूत्र 2013, 15 और 19। 2013, 15, 19। सबसे पहले दोस्तों बॉक्साइड होता है, जिसका बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। Al2 दोस्तों Al2O3.2H2O किसका सूत्र होता है दोस्तों? ये होता है एल्युमिनियम बॉक्साइड का सूत्र होता है। अब काइलोलाइट का सूत्र दोस्तों Na3AlF6, Na3AlF6 दोस्तों कायोलाइट का सूत्र होता है। अब मैं बात कर लूँ एलुनाइट K2SO4 Al2SO4 की थ्राइज 4LOH की थ्राइज, यानी दोस्तों K2SO4 Al2SO4 की थ्राइज दोस्तों 4LOH की, यानी 3 बार गुना कर रखी। एलुनाइट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एलुनाइट का फॉर्मूला ये होता है। हम बात करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन हमारे आगे दोस्तों लघु उत्तरीय क्वेश्चन आगे, वो दोस्तों हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे दोस्तों। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय होंगे और दोस्तों कुछ विस्तृत क्वेश्चन भी होंगे। वो पूछा है कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर को तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है? समीकरण भी दीजिए। दोस्तों ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है
कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। यानी अगर आप सिल्वर नाइट्रेट विलयन में यानी आपके पास सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, उसमें दोस्तों आपने कॉपर का उसमें आपने कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। समीकरण भी 2। दोस्तों सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं सक्रियता श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने तत्व से नीचे की स्थित तत्व को उसके विलयन से निष्कासित विस्थापित मतलब में हटा देता है। उस श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag यानी सिल्वर से यानी कॉपर का स्थान सिल्वर से ऊपर होता है। अतः AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया होगी, यानी कॉपर की क्रिया AgNO3 से कराने पर दोस्तों कॉपर बाहर आ जाएगा, NO3 बाहर आ जाएगा और दोस्तों Ag बाहर हो जाएगा। इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu+O विद्यमान होने से विलयन का रंग नीला हो जाएगा। यानी जैसे ही कॉपर का स्थान Ag से ऊपर आता है अतः AgNO3 से निम्नलिखित क्रिया देगा। दोस्तों ये इसके बाद क्रिया हो जाएगी और ये इस प्रकार विलयन में क्यूप्रिक आयन Cu2 विद्यमान होते हैं जो विलयन का रंग नीला हो जाता है। हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निस्थापन तथा प्रगलन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निस्थापन प्रगलन क्या है दोस्तों 2012, 2013, 2017, 2019, 2021। 12, 13, 17, 19 और 21 में दोस्तों पूछा गया है निस्थापन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करने उसमें उपस्थित नमी CO2, SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्यों को निष्कासित करने की क्रिया को निस्थापन कहते हैं। निस्थापन क्या है दोस्तों सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके, यानी दोस्तों अगर हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति यानी वहाँ वायु नहीं होना चाहिए, यानी कोई बंद फ्लास्क होना चाहिए। दोस्तों बंद फ्लास्क कैसे, यानी एक तरह से मान लीजिए आपके पास एक गिलास है दोस्तों, आपके पास एक गिलास है और दोस्तों उस गिलास को आप बंद कर दोगे वो उसी तरह से कि जो उसमें वायु न जाए, अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर, यानी इतना भी नहीं करना जो वो गल जाए, लेकिन उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर यानी गलनांक पर रखना है, गलनांक से नीचे ताप रखना होगा और उस ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी CO2 और SO2 तथा अन्य वाष्पशील कार्बनिक अपद्रव्यों को निष्कासित करने की क्रिया को निस्थापन कहते हैं। अब समझिए दोस्तों आपके पास कोई अयस्क है दोस्तों, आपको उसे वायु की अनुपस्थिति में यानी किसी भट्टी में रखकर उसे बिल्कुल दरमुंद रखकर दोस्तों आपको उसे गर्म करना है और दोस्तों आपको उसे गर्म भी इतना करना है जिससे कि वो गले ना, यानी गले ना पर दोस्तों इतना भी यानी गर्म करना है कि जो गले ना। दोस्तों उसके बाद में आपको क्या करना, गर्म करना है और उसमें उपस्थित नमी यानी उसमें नमी CO2 और SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोस्तों उसमें दो गैस होंगी। तो दोस्तों अगर हम उसमें इतना गलाएंगे जो दोस्तों वो गले ना, यानी उसे गर्म करेंगे, लेकिन जो फिर अगर ज़्यादा गर्म होगा तो दोस्तों उसमें से भाप बनकर निकल जाएगा। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का है उसमें से गैस यानी जो दोनों गैस है CO2 और SO2 उसमें से बाहर निकल जाएंगी, उसे ही क्या कहेंगे निस्थापन। यानी CO2 और SO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, निस्थापन कहलाती है। क्या निस्थापन कहलाती है। जैसे दोस्तों भूरे हेमेटाइट 2Fe2O3 3H2O से लोहे के तथा कैलोमाइन ZnCO3 से जिंक से निष्कासन में यही विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना ZnCO3 में यही प्रयोग किया जाता है। जैसे ZnCO3 की क्रिया दोस्तों अगर हम उसे गर्म करेंगे, यानी गर्म कैसे करेंगे, अगर हमें किसी चीज़ को भी गर्म करना है दोस्तों तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें उसे उष्मा देनी पड़ेगी, यानी ZnO अलग हो जाएगा और दोस्तों CO2 इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा अलग होकर, यानी ये गैस कहाँ चली जाएगी दोस्तों, ये गैस ऊपर चली जाएगी। जैसे मैं ऊपर का निशान बनाता हूँ दोस्तों कहाँ चली जाएगी, गैस ऊपर यानी हवा में चली जाएगी। अब हम बात करते हैं प्रगलन क्या है। इस विधि में उच्च ताप पर अयस्क का अपचयन गलित धातु से होता है। भर्जित या निस्थापित अयस्क में विद्यमान अगलनीय, यानी इस विधि में उच्च ताप पर अयस्क का अपचयन गलित धातु से होता है। भर्जित या निष्कासित अयस्क में विद्यमान अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहलाते हैं।
यानी दोस्तों जो भी इस विधि में उच्च ताप पर अयस्क को अपचयन गलित धातु से होता है और भर्जित या निस्तारित अयस्क विद्वान में अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। यानी दोस्तों इसमें दो प्रकार के अयस्क होंगे, जिसे एक तो गलित धातु से होता है और दोस्तों दो वैसा भर्जित होता है। या निस्तारित अयस्क में विद्वान अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर, जो अगलनीय अशुद्धियाँ हैं दोस्तों किस में गलाएंगे, फिर उन्हें अपचयन गलित धातु से होता है। अपचयन गलित धातु से जो नहीं गली दोस्तों, इससे गलाकर अगलनीय अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया को ही, यानी दोस्तों क्या करा, जो अशुद्धियाँ ना गलें, अशुद्धियों को गलाकर दूर करने की प्रक्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। जो अशुद्धियाँ ना गलाएं दोस्तों, उन्हें ही गलाने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं दोस्तों, उसे कहलाते हैं प्रगलन कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों आगे। दोस्तों अगर आगे कह रहा है धातुमल एवं मेट क्या है, उदाहरण भी दो। 2016, 13, 18, 19। दोस्तों धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। दोस्तों कैसे, यानी आपके पास मान लीजिए आपके पास दो पदार्थ है और दोनों पदार्थ एक साथ हैं, तो दोस्तों धातुमल क्या करेगा, धातुमल गालक और अगलनीय अशुद्धियों को अगलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है। यानी दोस्तों जो गलने वाली अशुद्धियाँ हैं दोस्तों, जो गलने वाली अशुद्धियाँ हैं और जो ना गलने वाली अशुद्धियाँ हैं, उन्हें क्या करेगा, उन्हें अलग कर देता है। धातुमल गालक अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, वह धातुमल कहलाता है। यानी पदार्थ के रूप में अलग कर देता है दोस्तों, वह क्या कहलाएगा, वो धातुमल कहलाएगा। धातुमल गालक और अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में, यानी उन्हें जो गल सके के रूप में अलग कर देता है, जिसे धातुमल कहलाते हैं। जैसे SiO और प्लस FeO यानी गालक है और अगलनीय अशुद्धियाँ। दोस्तों जब ये दोनों नहीं गलती तो इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, इन्हें एक साथ कर देंगे, FeSiO3 यानी धातुमल बन जाएगा। और धातुमल का क्या काम होता है, धातुमल का यानी धातुमल गालक और अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, यानी जो गल सके। धातुमल गालक और अगलनीय अशुद्धियों को अगलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, अगलनीय पदार्थ के रूप में अलग कर देता है, धातुमल कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है। तो दोस्तों समझिए क्या होता है, जब कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है। यानी कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके, यानी कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, जिससे कॉपर आयन के विलयन का रंग नीला हो जाता है। जैसे कॉपर AgNO3 होगा और दोस्तों AgCuNO3 यानी क्यूप्रिक नाइट्रेट होता है। एक बार और समझिए, कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है। यानी कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करती है, यानी सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कॉपर की छड़ सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित यानी अलग निकाल लिया, विस्थापित करके क्यूपर नाइट्रिक बनाती है, यानी Cu प्लस AgNO3 है। तो दोस्तों क्या करेगा ये दोस्तों, इसे Ag को यानी सिल्वर को अलग कर देगा और CuNO3 हमारे पास NO3 हमारे पास बच जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये हमारी धातु और दोस्तों अधातु को लेकर कक्षा 10 की जो हमारी श्रृंखला चल रही है दोस्तों, उसमें यह हमारी दूसरी वीडियो थी दोस्तों, तीसरी वीडियो है। हमारे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों, अम्ल, क्षार एवं लवण, और दोस्तों धातु और अधातु, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं बाकी वीडियो के भी जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप उन वीडियो को देखकर भी अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में यही कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।